नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं रिचपाल सिंह। आज हम साइंस के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक जो है पर्टिकुलर साइंस रीट लेवल 2 के लिए है, लेकिन अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। देखिए, ये टॉपिक जो है दैनिक जीवन में विज्ञान, ये टॉपिक रीट लेवल 2 के सिलेबस के अंदर, साइंस के अंदर ये मेंशन किया हुआ है। तो इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में कुछ बेसिक जानकारियां हैं। तो विज्ञान की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं हम। विज्ञान क्या है? प्रकृति के अन्वेषण व उससे प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, भूविज्ञान इत्यादि। ये सभी विज्ञान की शाखाएं हैं। अब देखिए, हम आगे चलते हैं। अब विज्ञान के दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हैं? तो देखिए, स्टार्टिंग में है हमारा पहला जो उपयोग है संचार के क्षेत्र में। विज्ञान का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स, मोबाइल, दूरभाष की 3G व 4G सेवाएं, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, कृत्रिम उपग्रह, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि वगैरह में इसका उपयोग होता है। अब देखिए, आगे है यातायात के क्षेत्र में। तो साइकिल, स्कूटर, रेल, वायुयान, रॉकेट, अंतरिक्षयान आदि के अंदर भी विज्ञान का उपयोग होता है। अब देखिए, आगे है चिकित्सा के क्षेत्र में। विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कैंसर, टीबी रोग, चेचक आदि के पहचान, निदान व अन्य चिकित्सा तथा चिकित्सा उपकरणों जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, ईसीजी आदि के संचालन व नियंत्रण में कंप्यूटर का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये यानी कि साइंस का उपयोग इसके अंदर है। आगे देखिए, टेलीमेडिसिन क्या होता है? यानी दूर बैठे रोगी का इलाज जो है वो किया जाता है टेलीमेडिसिन की मदद से। लेज़र विधि द्वारा ऑपरेशन जो है किया जाता है। ये सब साइंस के उपयोग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, साइंस का क्या उपयोग है? स्मार्ट क्लासरूम, एजुसेट के माध्यम से कक्षा अध्ययन, ईमेल व इंटरनेट से किताबें लिखना आदि। आगे है कृषि के क्षेत्र में। तो बुआई के लिए ट्रैक्टर, फसल काटने के लिए विभिन्न मशीनें, अनाज निकालने की मशीनें, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई हेतु कृत्रिम साधन, बूंद बूंद पद्धति, फुहारा सिंचाई आदि में विज्ञान का उपयोग होता है। आगे देखिए, मनोरंजन के क्षेत्र में। तो सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, सीडी, डीवीडी प्लेयर, संगीत सुनना, फिल्म निर्माण, धारावाहिक निर्माण, कंप्यूटर गेम खेलना आदि में साइंस जो है इसका उपयोग होता है। औद्योगिक क्षेत्र देखिए, विज्ञान का सर्वाधिक उपयोग उद्योगों में जैसे बड़ी बड़ी मशीनें, कपड़ा बनाना, रंगना आदि। आठवां है रक्षा व परमाणु शक्ति के क्षेत्र में साइंस का उपयोग किस प्रकार से होता है? परमाणु भट्टी से बिजली बनाना, परमाणु परीक्षण, मिसाइल निर्माण आदि में इसका उपयोग होता है। अब देखिए, आगे है 9 नंबर, भवन निर्माण व वास्तुकला में। दुर्ग, मंदिर, बहुमंजिला इमारतों के निर्माण व डिजाइन में सीमेंट व सीसीसी रोड, आरसीसी की छतें, अन्य विशाल भवनों की वास्तुकला में जो है भवन निर्माण वगैरह में इनका उपयोग होता है। 10 नंबर देखिए, बैंकिंग के क्षेत्र में जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा जो साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। एटीएम जो है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट के से पैसा ट्रांसफ़र करना है, ई कॉमर्स में आदि का उपयोग जो है वो होता है। तो ये थे साइंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम आगे जो हमारा टॉपिक है वो है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहनने वाले कपड़े जो हैं वो रेशों से बनते हैं। जो रेशे प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। जो रेशे कृत्रिम होते हैं उन्हें कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। हमारे जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जो है प्राकृतिक व कृत्रिम रेशों से बनी होती है। तो ये थे रेशों के बारे में जानकारी। जो हम यूज़ करते हैं कपड़े वगैरह है, उन सब में रेशों का इस्तेमाल होता है, और रेशे जो हैं वो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आगे है, बात करते हैं हम संश्लेषित या कृत्रिम रेशे किसे कहते हैं। संश्लेषित रेशों को मानव निर्मित रेशे कहा जाता है, क्योंकि इन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, जैसे नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिएस्टर इत्यादि। ये सभी संश्लेषित रेशे हैं।
अब बात करते हैं हम बहुलक क्या होता है। देखिए, बहुलक का मतलब संश्लेषित रेशे छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इन्हें लंबी श्रृंखला जो बहुलक है, इस प्रकार से एक चेन टाइप में लंबी श्रृंखला बनाते हैं। छोटे छोटे जो इकाइयां हैं, रेशे हैं, मतलब जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, एक लंबा रेशा बनाते हैं, ये बहुलक कहलाता है। अब बात करते हैं हम बहुलक के बारे में। देखिए, बहुलक अंग्रेजी के पॉलीमर से बना है। पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का इकाई, यानी कि अनेक इकाइयाँ, अर्थात बहुत छोटी छोटी इकाइयों के दोहराने से बनी संरचना को बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार देखिए, रेयोन, नायलॉन, डेक्रोन या टेरिलिन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ऑर्लोन या पेन, यानी इसके 3 नाम हैं। एक्रिलिक बोल सकते हैं, ऑर्लोन बोल सकते हैं, या पेन, PN, पेन। और उसके बाद में पॉलिएस्टर जो है, रेयोन है, नायलॉन वगैरह, ये सारे जो हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार हैं। हम इनके बारे में अब एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला जो है वो रेयोन है, जिसे हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। अब देखिए किस प्रकार से बनता है। यह रेशा प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेल्यूलोस, जो कि कागज या काष्ठ लुगदी जो जिसे हम कह सकते हैं, से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। सेल्यूलोस को शुद्ध करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड से मिश्रित कर इससे गाढ़ा द्रव बनाया जाता है, जिसे इस द्रव को हम विस्कोस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इन विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों से सल्फ्यूरिक अम्ल में से प्रवाहित कर यह रेशे प्राप्त की जाती हैं। तो यह जो रेशा है, यह रेशम से सस्ता होता है। ठीक है, यानी इसको बनाने की जो मेथड है, आप देख सकते हैं कि जो सेल्यूलोस होता है, जो कि प्राकृतिक रेशा है, उसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो है बनाते हैं। इसको हम शुद्ध करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड से मिश्रित करके जो द्रव, गाढ़ा द्रव बनता है, उसी को हम विस्कोस कहते हैं। और विस्कोस को बाद में तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रवाहित करके फिर रेशे बनते हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम रेयोन जो है प्राकृतिक रेशम के समान ही होता है। अगर रेयोन के अंदर कपास मिक्स करते हैं तो इससे बिस्तर की चादरें बनती है। अगर रेयोन में ऊन मिक्स करते हैं तो इससे कालीन व गलीचे बनते हैं। अब देखिए, कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। तो कपास जो है एक प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि एक प्रकार से सेल्यूलोज है। अब देखिए, हम बात करते हैं आगे नायलॉन की। देखिए, नायलॉन जो है, नायलॉन को एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, ये आपको 2 नाम याद रखने हैं, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, इसमें 6 कार्बन होते हैं, के संघनन से बनाया जाता है। इसे नायलॉन 66 कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एडिपिक अम्ल में 6 कार्बन है और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन में 6 कार्बन है, इसलिए इसको 66 बोलते हैं। अब देखिए, इसकी रिएक्शन जो है ये है, आप देख सकते हैं कि ये एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला है इतना, ये एडिपिक अम्ल है, आप देख सकते हैं ये एडिपिक अम्ल है, और ये है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन जो है 4 कार्बन, ये रहे 5 और 6 कार्बन हो गए। तो इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये देखिए हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, इसमें कार्बन 6 हैं और ये NH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो है वो मेथिलीन, इसके साथ COOH ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, और इन दोनों को जब संघनन करवाएंगे तो ये एक मतलब एक प्रकार से बहुलक या एक प्रकार से ये संरचना बनेगी। जल के अणु जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर N सीरीज़ यानी कि बहुत सी इकाइयाँ लेते हैं तो यहाँ पर नायलॉन 66 जो है ये बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है हम लिख सकते हैं इसको CH2 जो है 4, और इसके साथ में COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर भी COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है इसके अंदर। ये तो हो गया आपका एडिपिक अम्ल। और देखिए, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन क्या है, इसके अंदर भी जो है 6 कार्बन है, यानी कि CH2, इसके जो हैं मेथिलीन जो है 6 हैं, NH2 इसके साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी एमाइड ग्रुप बोल सकते हैं इसे हमें, NH2। ठीक है, तो ये हेक्सामेथिलीन डाईएमीन है। इसके संघनन से जो है नायलॉन 6 जो है 66 बनेगा। ठीक है, ये तो थी आपकी मतलब नायलॉन बनाने की मेथड। अब देखिए, नायलॉन के जो गुण हैं क्या क्या हैं।
नायलॉन जो रेशा है एक प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला और आसानी से साफ हो जाता है। अब देखिए नायलॉन के उपयोग क्या क्या हैं। आप देख सकते हैं कपड़ों के निर्माण में, पैराशूट व चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी जो बनती है उसके निर्माण में, जुराबों के अंदर नायलॉन का उपयोग होता है, दांत साफ करने वाले ब्रशों में होता है, तंबू, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि में, टायर, कपड़े, मशीनों के गियर व बेरिंग बनाने में भी नायलॉन का उपयोग होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है हमारा रेशा वो है डेक्रोन या टेरिलिन। अब देखिए डेक्रोन या टेरिलिन, यह रेशा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक के बहुलीकरण की अभिक्रिया से बनता है। यानी कि इसके अंदर भी दो प्रोडक्ट लिए जाते हैं, यानी कि एक एथिलीन ग्लाइकोल है और दूसरा है टेरिप्थेलिक अम्ल। अब देखिए कि बहुलीकरण से ये रेशा बनता है, इसे पॉलीएस्टर भी कहते हैं, डेक्रोन को या टेरिलिन को। अब देखिए इसकी रिएक्शन क्या है, देखिए आप देख सकते हैं ये रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर ये टेरिप्थेलिक अम्ल है और इसके हमने N अणु लिए और इधर है एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो इसके हमने N अणु लिए। इन दोनों के यानी बहुलीकरण से क्या है कि ये जो है वो पॉलीएस्टर बनता है, यानी कि डेक्रोन बनता है या टेरिलिन बनता है। इसे हम पॉली एथिलीन टेरेफ्थैलेट बहुलक भी कहते हैं, ये इसका पूरा नाम है। और देखिए यहाँ से भी जल के अणु निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि टेरिप्थेलिक अम्ल जो है वो फॉर्मूला, इसके अंदर भी एक बेंजीन ग्रुप है, इसके साथ में जो है वो COOH और COOH ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं। और यहाँ देखिए इसके अंदर OH ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये एथिलीन जो है यहाँ पर दो अणु एथिलीन के हैं, आप देख सकते हैं CH2 और OH। इधर देखिए ये बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके साथ में COOH ग्रुप जो है जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से देखिए किस प्रकार से अभिक्रिया हुई, आप देख सकते हैं यहाँ से जो है एक S निकल जाएगा। अभिक्रिया देखिए यहाँ से एक S निकलेगा अगर ये संघनन करेंगे, और यहाँ से एक S निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा। तो देखिए आप H2O यानी इन दोनों से, यानी H2O जो है जल के अणु निकल जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे संरचना। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है इसके डेक्रोन के या टेरिलिन के जो विशिष्ट गुण क्या क्या हैं। इससे बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, यह सपाट रहता है, वह आसानी से धुल जाता है। अब देखिए इसके उपयोग क्या हैं। कपड़ों के अंदर, नावों की पोल में, बेल्ट में, चुंबकीय टेप में, फिल्म आदि के निर्माण में डेक्रोन का उपयोग होता है। तो ये था डेक्रोन या टेरिलिन, जो कि किससे बनता है, आप देख सकते हैं वो बनता है टेरिप्थेलिक अम्ल। यानी कि यहाँ पर देखिए बेंजीन ग्रुप इस प्रकार से बेंजीन ग्रुप है, ये बेंजीन ग्रुप है और यहाँ से इसके साथ में COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये टेरिप्थेलिक अम्ल है। अब इसके साथ में जो है वो टेरिप्थेलिक अम्ल, और आप देख सकते हैं क्या क्या इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए आप फिर से देखते हैं हम, टेरिप्थेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। तो टेरिप्थेलिक अम्ल मैंने आपको बताया, टेरिप्थेलिक अम्ल जो है बेंजीन ग्रुप है, इसके साथ में बेंजीन ग्रुप साथ में क्या है जुड़ा हुआ, COOH जुड़ा हुआ है, और एथिलीन ग्लाइकोल, यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH। तो ये जो है ये है एथिलीन ग्लाइकोल और ये है टेरिप्थेलिक अम्ल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है पॉलीएस्टर क्या होता है। पॉलीएस्टर यानी दो वर्डों से बना है, पॉली प्लस एस्टर, एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है। एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है ये पॉलीएस्टर। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, यानी कि एस्टर जो है एक प्रकार से फलों की जो गंध है उसके अंदर एस्टर होता है। पॉलीएस्टर से निर्मित कपड़े जो हैं वो क्या क्या हैं, पॉलीकोट है, पॉलीवूल है, टेरिकोट है। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। देखो पॉलीकेट किससे बनता है, पॉलीकेट यानी कि पॉलीएस्टर प्लस कपास से बनता है, यानी कॉटन हो गया। पॉलीवूल यानी कि यहाँ पर देखिए पॉलीएस्टर प्लस ऊन से बनता है, और टेरिकोट जो है, पॉलीकोट को टेरिकोट कहते हैं, तो पॉलीएस्टर प्लस कपास। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं ये शब्द। आगे हम बढ़ते हैं अगले। देखो एक शब्द है पेट, PET, पेट। तो पेट एक बहुत ही सुपरिचित प्रकार का जो है पॉलीएस्टर है।
इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार आदि के उपयोगी उत्पाद के निर्माण में इसका उपयोग होता है पेट का। ठीक है, बोतलें वगैरह इससे बनती है प्लास्टिक की। अब देखिए आगे है 5 नंबर एक्रिलिक या ऑर्लोन या PAN। इसे हम PAN को बोलते हैं पॉली, P से बना पॉली और A से बना एक्रिलो और N से बना नाइट्राइल। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इसको हम एसीटोनाइट्राइल या एक्रिलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो रिएक्शन देखिए ये है विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल। तो आप देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ में CN ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके हम N अणु लेंगे और इसका बहुलीकरण करेंगे तो यहाँ से देखिए ये डबल बॉन्ड जो हट जाएगा और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे बोलेंगे यानी विनाइल साइनाइड हम ले रहे हैं या फिर एक्रिलोनाइट्राइल ले रहे हैं। इससे क्या पॉली वर्ड जोड़ दो साथ में तो पॉली विनाइल साइनाइड बन जाएगा या पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इसे हम पेन बोलते हैं या इसे हम ऑर्लोन बोलते हैं। तो ऑर्लोन जो है ये बनता है और ये ऑर्लोन का रेशा ऊन के रेशों के समान होता है। तो आप इसकी अभिक्रिया देख सकते हैं। देखिए इसका उपयोग क्या क्या होता है। इसका उपयोग स्वेटर में ऊन जैसे तंतु, जैसे तकिया वगैरह, गद्दे वगैरह बनते हैं, उसके अंदर ये जो है ऑर्लोन का उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या क्या हैं। तो देखिए पहला गुण है संश्लेषित रेशों को धोने पर कपड़ों का धागा सिकुड़ता नहीं है। संश्लेषित धागे मजबूत होते हैं और लंबे समय तक काम आते हैं। आगे देखिए संश्लेषित धागे जल को कम सोखते हैं जिससे जल्दी सूखते हैं, क्योंकि इनमें प्लास्टिक होता है ना। और संश्लेषित धागा अधिक चमकदार व मुलायम होता है। संश्लेषित धागों में कीड़ा नहीं लगता। संश्लेषित रेशों का उपयोग सरल व कम खर्चीला होता है। आजकल जो है ज़्यादा इसका यूज हो रहा है संश्लेषित रेशों का। अब देखिए संश्लेषित रेशों से हानियाँ क्या क्या हैं। संश्लेषित रेशे जल्दी आग पकड़ लेते हैं। आग लगने पर पिघलकर शरीर से चिपक जाते हैं। संश्लेषित रेशे गर्मी में पसीना नहीं सोखते और गर्मियों में शरीर से चिपकते हैं। तो ये था आज का हमारा संश्लेषित रेशों पर टॉपिक। आगे हम प्लास्टिक शुरू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।